नमस्कार मित्रों, हैव ए नाइस डे। आज हम बागवानी के कुछ टिप्स व कुछ उर्वरकों के बारे में चर्चा करेंगे। बागवानी, कई महिलाओं को बागवानी का बेहद शौक होता है। वे अपने घर के हर कोने को हरा भरा देखना पसंद करती हैं। पेड़ पौधों की देखभाल उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा होता है। बागवानी में फल सब्जी के पौधों के साथ साथ कुछ फूलों वाले पौधे भी अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हैं, जिनमें कुछ सुगंध वाले पौधे तो कुछ दिखने में सुंदर होते हैं। शहरों के घरों में इस शौक को पूरा करने के लिए न तो पर्याप्त जगह होती है और न समय, ऐसे में पौधों को खास देखभाल की जरूरत होती है। इसको लेकर एनबीटी ने एक्सपर्ट्स और फेमिना रीडर्स से बात करके कुछ उपयोगी टिप्स लिए। अगर आप भी बागवानी की शौकीन हैं, तो इन टिप्स को आजमा सकती हैं। नंबर 1। बहुत से लोगों के घरों में स्पेस की समस्या होती है, जो उनके साथ भी है। इसलिए उन्होंने ऐसे पौधे रखे हैं जहां उन्हें हवा और धूप सही मात्रा में मिले। रुचि कहती है कि ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी वाली जगह पौधे नहीं रखने चाहिए। घर की जगह को देखते हुए उन्होंने छोटे पौधे चुने हैं। अगर घर बहुत छोटा है तो बोनसाई लगा सकते हैं। इससे शौक भी पूरा हो जाता है। गर्मियों में पौधों को सुबह शाम दोनों समय पानी की दें। गमले में अतिरिक्त पानी निकलने की उचित व्यवस्था जरूर हो ताकि पौधा सड़े नहीं। नंबर 2। पौधों की भी बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। हम अपने पौधों में केमिकल की जगह गोबर की खाद डालते हैं। हर 10 से 15 दिन में पौधों की निराई गुड़ाई करती हैं। इसके अलावा हमने अपनी बगिया में तोरी, लौकी, भिंडी, मिर्च और बैंगन के पौधे लगाए हैं। बाजार में मिलने वाली सब्जियों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए सही नहीं है। पत्तियों में अगर कीड़े लग जाते हैं तो हम उन्हें हटाने के लिए गोबर के कंडे जलाकर उसका धुआं दिखाती हैं। नंबर 3। गार्डन साफ रखना जरूरी है। घास फूस इसका लुक खराब करते हैं। पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाती है। नीम के पत्तों को पानी में डालकर एक बोतल में रखें और फिर 1-2 दिन बाद उस पानी को स्प्रे करने वाली बोतल में भरकर पौधों पर स्प्रे करके वह पानी डालें। इससे पौधों में कीट नहीं लगेंगे। नंबर 4। पेड़ पौधे हरे भरे रहे, इसके लिए उनकी जरूरत के मुताबिक अलग अलग खाद का इस्तेमाल करती हैं। तुलसी के पौधों के साथ कई बार जंगली घास उग जाती है, जिसे निकालना जरूरी है। इसके लिए वह हर हफ्ते 10 दिन में पौधों में खाद डालती हैं, ताकि उन्हें पोषण मिलता रहे। पौधों की जो पत्तियां पीली या जल जाती हैं, उन्हें हटा देना चाहिए, ताकि पौधे पनप सके या आगे बढ़ सके। पौधों की छंटाई, खाद पानी समय पर हो तो वे हरे भरे रहेंगे। नंबर 5। पहले से ही तय कर ले कि घर में क्या लगाना है और उसे किस तरह रखना है। क्रिएटिव गार्डनिंग अच्छी लगती है, इसलिए जगह का सही उपयोग करने के लिए उन्होंने गार्डनिंग के स्मार्ट तरीके अपनाए। अपने टेरेस गार्डन में बैम्बू का स्टैंड बनाकर उस पर हैंगिंग पॉट लगाए। पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को काटकर और छोटी छोटी बाल्टियों में भी खाद डालकर छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। हम अपने बगीचे में हमेशा ऑर्गेनिक खाद डालती हैं, जिसे वह खुद बनाती हैं। रसोई के कचरे को एक गड्ढे में डालती जाती हैं और 3-4 महीने में उससे खाद तैयार हो जाती है। उसको पानी में अच्छी प्रकार मिलाकर पौधों में डाल दी जाती हैं, जिससे पौधों को जरूरी विटामिनों की पूर्ति हो जाती है और पौधे जल्दी से ग्रो करते हैं एवं जल्दी से फलते फूलते हैं। बीज द्वारा फूल तथा तरकारी का उत्पादन सबसे साधारण विधि है। यह लैंगिक उत्पादन का उदाहरण है। फलों के पेड़ों में इस विधि से उगाए पौधों में अपने पिता की तुलना में बहुधा कुछ न कुछ परिवर्तन देखने में आता है। इसलिए पादपों की नवीन समुन्नत जातियों का उत्पादन कुछ गौण विधियों को छोड़कर लैंगिक विधि द्वारा ही संभव है। पादपों के अंकुरित होने पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है: बीज, पानी, उपलब्ध ऑक्सीजन, ताप और बीज की आयु तथा परिपक्वता। अंकुरण के सहायक अधिकांश बीज उचित रीति से बोने पर बड़ी सरलता से अंकुरित होते हैं, किंतु कुछ ऐसी जाति के बीज होते हैं जो बहुत समय में उगते हैं। प्रयोगों में देखा गया है कि एंजाइमों के घोलों में बीजों को कई घंटों भिगो रखने पर अधिक प्रतिशत बीज अंकुरित होते हैं। कभी कभी बीज के ऊपर के कठोर अस्थिवत छिलकों को नरम करने तथा उनके त्वकछेदन के लिए रासायनिक पदार्थों, क्षीण अम्ल या क्षार का भी प्रयोग किया जाता है,
झड़परी, ब्लैकबेरी या रास्पबेरी आदि के बीजों के लिए सिरका बहुत लाभ पहुंचाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल 50% अथवा सांद्र कभी कभी अमरूद के लिए प्रयोग किया जाता है। 2-3 से लेकर 20 मिनट तक बीज अम्ल में भिगो दिया जाता है। स्वीट पी के बीज को, जो शीघ्र नहीं जमता, अर्ध सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 30 मिनट तक रख सकते हैं। यह उपचार बीज के ऊपर के कठोर छिलके को नरम करने के लिए या फटने में सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। परंतु प्रत्येक दशा में उपचार के बाद बीज को पानी से भली भांति धो डालना आवश्यक है। जिन बीजों के छिलके इतने कठोर होते हैं कि साधारण रीतियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए यांत्रिक सहायता लेनी चाहिए। बहुधा रेतने, मुतरने या छेद करने का भी प्रयोग, जैसे बैजंती ओकेना में, किया जाता है। बोए जाने पर बीज संतोषप्रद रीति से उगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस बीज को किस समय बोना चाहिए। कुछ बीजों के उगने में बहुत समय की आवश्यकता होती है या वे विशेष ऋतु में उगते हैं और इससे पहले कि वे उगना प्रारंभ करें, लोग बहुधा उन्हें निकम्मा समझ बैठते हैं। इससे बचने के लिए ही बात नहीं, अपितु थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में बीज बोना चाहिए। कलम लगाने का कार्य वैसे तो किसी महीने में किया जा सकता है, फिर भी यदि ऋतु अनुकूल हो और साथ ही अन्य आवश्यक परिस्थितियां भी अनुकूल हों, तो अधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है। यह आवश्यक है कि जुड़ने वाले अंग चिपक कर बैठे। उपरोपिका का एधास्तर मूल वृंत के एधास्तर को पूर्ण रूप से स्पर्श करे। वसंत ऋतु के प्रारंभ में यह स्तर अधिकतम सक्रिय हो जाता है। इस ऋतु में उसके अंकुए बढ़ने लगते हैं और किशले, नए पत्ते प्रस्फुटित होते हैं। जिन देशों में गर्मी के बाद पावस मानसून से पानी बरसता है, वहां गर्मी की शुष्क ऋतु के बाद बरसात आते ही क्रियाशीलता का द्वितीय काल आता है। इन दोनों ऋतुओं में क्षत सर्वाधिक शीघ्र पूर्ता है तथा मूल वृंत एवं उपरोपिका का संयोग सर्वाधिक निश्चित होता है। पतझड़ वाले पादपों में कलम उस समय लगाई जाती है जब वे सुप्तावस्था में होते हैं। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी कुल का एक सदस्य है। वनस्पति विज्ञान में इस पौधे को एक बेरी की झाड़ी समझा जाता है। स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या एक मसाले, लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। मिर्च प्राप्त करने के लिए इसकी खेती की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मिर्च का उपयोग अचार के रूप में बहुतायत में किया जाता है। मिर्च का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है। मिर्ची का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्ची का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। मिर्च खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी कुल का एक सदस्य है। वनस्पति विज्ञान में इस पौधे को एक बेरी की झाड़ी समझा जाता है। स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या एक मसाले, लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। मिर्च प्राप्त करने के लिए इसकी खेती की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मिर्च का उपयोग अचार के रूप में बहुतायत में किया जाता है। मिर्च का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है। मिर्ची का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्ची का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। मिर्च खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है।
वानस्पतिक नाम जी मेज एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है। मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। पॉपकॉर्न भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता तो है, परंतु इसकी पैदावार पिछले दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है, क्योंकि यह फसल सभी मोटे व प्रमुख खाद्यान्नों की बढ़ोतरी दर में सबसे अग्रणी है। आज जब गेहूं और धान में उपज बढ़ाना कठिन होता जा रहा है, मक्का पैदावार के नए मानक प्रस्तुत कर रही है, जो इस समय बकर 5.98 तक पहुंच चुका है। मक्का भारत में उत्पन्न की जाती है, शायद ही किसी अन्य देश में उतनी प्रकार की मक्का उत्पादित की जा रही है। भारत में मक्का का महत्व एक केवल खाद्यान्न की फसल के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का अधिकतम उपयोग स्टार्च बनाने के लिए किया जाता है। भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि। इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है व आंध्रा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। परंतु मक्का का महत्व जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात व झारखंड में भी काफी अधिक है। बुआई का समय मार्च अप्रैल के लास्ट में या जून के आरंभ में। उत्पादक कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तापमान 25 से 30 से। रे वर्षा 60 से 120 से मी। मिट्टी चिकनी, डोम व कांप मिट्टी। खाद नाइट्रोजन, सल्फेट आदि।
मक्का वानस्पतिक नाम मेज एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है। मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। पॉपकॉर्न भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता तो है, परंतु इसकी पैदावार पिछले दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है, क्योंकि यह फसल सभी मोटे व प्रमुख खाद्यान्नों की बढ़ोतरी दर में सबसे अग्रणी है। आज जब गेहूं और धान में उपज बढ़ाना कठिन होता जा रहा है, मक्का पैदावार के नए मानक प्रस्तुत कर रही है, जो इस समय बकर 5.98 तक पहुंच चुका है। मक्का भारत में उत्पन्न की जाती है, शायद ही किसी अन्य देश में उतनी प्रकार की मक्का उत्पादित की जा रही है। भारत में मक्का का महत्व एक केवल खाद्यान्न की फसल के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का अधिकतम उपयोग स्टार्च बनाने के लिए किया जाता है। भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि। इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है व आंध्रा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। परंतु मक्का का महत्व जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात व झारखंड में भी काफी अधिक है। बुआई का समय मार्च अप्रैल के लास्ट में या जून के आरंभ में। उत्पादक कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तापमान 25 से 30 से। रे वर्षा 60 से 120 से मी। मिट्टी चिकनी, डोम व काम्प मिट्टी। खाद नाइट्रोजन, सल्फेट आदि।
बैंगन महीन मिट्टी, समृद्ध, भली भांति जलोत्सारित, बलुई दोमट मिट्टी में अच्छा उपजता है। पौधों को खेत में बैठाने के पूर्व मिट्टी में सड़ी गोबर की खाद तथा अमोनियम सल्फेट उर्वरक प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रति एकड़ 4 गाड़ी राख भी डाली जा सकती है। बैंगन तुषारग्राही है। मौसम के बाद बोने से फसल अच्छी नहीं उगती। साधारण तौर पर बैंगन की 3 बुआई हो सकती है। नंबर 1, जून जुलाई में बीज डाला जा सकता है और पौधे 6 इंच ऊंचे हो जाएं तब खेत में रोपा जा सकता है। 115 से 120 दिनों में फल लगने लगता है। फल का लगना कम हो जाने पर कभी कभी छंटाई करने से नए प्ररोह निकलने और उन पर फिर फल लगने लगता है। नंबर 2, फरवरी में बीज बोने से वर्षा ऋतु में पौधे फल देने लगते हैं। नंबर 3, नवंबर की रोपाई से फल फरवरी में लगने लगते हैं। जाड़े में पौधों की वृद्धि कम होती है। पहली बुआई सबसे अच्छी है और उससे अधिकतम फल प्राप्त होता है। प्रति एकड़ औसत उपज 100 से 150 मन हो सकती है। बैंगन कई प्रकार के, छोटे से लेकर बड़े तक, गोल और लंबे भी होते हैं। गोल गहरा बैंगनी, लंबा हरा, गोल हरा, हरापन लिए हुए सफेद सफेद, छोटा गोल बैंगनी रंग वाला, वामन बैंगन, ब्लैक ब्यूटी, गोल गहरे रंग वाला, मुक्तकेशी, रामनगर बैंगन, गुच्छे वाले बैंगन आदि। बैंगन सोलेनेसी कुल के सोलेनम मेलोंगना, सोलेनम मेलंजिना के अंतर्गत आता है। इसके विभिन्न किस्म वेर एस्क्युलेंटम, वेर सर्पेटिनम, वर सापेंटिनम और वेर डिप्रेसम जातियों के हैं। फल के पकने में काफी समय लगता है, अतः बीज की प्राप्ति के लिए किसी फल को चुनकर उसमें कुछ चिन्ह लगाकर पकने के लिए छोड़ देना चाहिए। बैंगन के फल और प्ररोह छिद्रक। ल्यूसिनोड आर्बोनेलिस, लूसिनोड्स ओबोनेलिस एक पतिंगा होता है जिसकी सूंडी कैटरपिलर छोटे तनों और फलों में छेद कर अंदर चली जाती है। इससे पेड़ मुरझाकर सूख जाते हैं। फल खाने योग्य नहीं रह जाता और कभी कभी सड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त तनों को तुरंत काटकर हटा देना और उसे जला देना चाहिए। रोपनी के पहले यदि पौधों पर कृमिनाशक धूल छिड़क दी जाए तो उससे भी सूंडी का असर नहीं होता। 1 मास के अंतराल पर फसल पर कृमिनाशक औषधि का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के पूर्व रोगग्रस्त भाग को काटकर निकालकर जला देना चाहिए। बैंगन की फसल के समाप्त हो जाने पर उसके ठूंठ में आग लगाकर जला देना चाहिए और 1 वर्ष तक उसमें बैंगन की फसल न बोनी चाहिए। बैंगन के तने का छिद्रक। यूजोफेरा पर्टिसेला नामक पतिंगे की सूंडी तने में छेद कर प्रवेश कर जाती और उसका गुदा खाती है, जिससे पौधों का बढ़ना रुक जाता और आक्रांत भाग सूख जाता है। इसके निवारण का उपाय भी वही है जो ऊपर दिया हुआ है। एपिलेचुआ बीटल्स नामक जंतु पौधों की नई और प्रौढ़ पत्तियों को खाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पौधों के आकार के अनुसार 5% BHC धूलन का प्रति एकड़ 10 से 20 पाउंड की दर से अथवा पाइरोडस 4000 का प्रति एकड़ 10 से 15 पाउंड की दर से छिड़काव किया जा सकता है। पौधों को खेत में बैठाने के पूर्व मिट्टी में सड़ी गोबर की खाद तथा अमोनियम सल्फेट उर्वरक प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रति एकड़ 4 गाड़ी राख भी डाली जा सकती है। बैंगन तुषारग्राही है। मौसम के बाद बोने से फसल अच्छी नहीं उगती। साधारण तौर पर बैंगन की 3 बुआई हो सकती है। नंबर 1, जून जुलाई में बीज डाला जा सकता है और पौधे 6 इंच ऊंचे हो जाएं तब खेत में रोपा जा सकता है। 115 से 120 दिनों में फल लगने लगता है। फल का लगना कम हो जाने पर कभी कभी छंटाई करने से नए प्ररोह निकलने और उन पर फिर फल लगने लगता है। नंबर 2, फरवरी में बीज बोने से वर्षा ऋतु में पौधे फल देने लगते हैं। नंबर 3, नवंबर की रोपाई से फल फरवरी में लगने लगते हैं। जाड़े में पौधों की वृद्धि कम होती है।
पहली बुआई सबसे अच्छी है और उससे अधिकतम फल प्राप्त होता है। प्रति एकड़ औसत उपज 100 से 150 मन हो सकती है। बैंगन कई प्रकार के, छोटे से लेकर बड़े तक, गोल और लंबे भी होते हैं। गोल गहरा बैंगनी, लंबा हरा, गोल हरा, हरापन लिए हुए सफेद सफेद, छोटा गोल बैंगनी रंग वाला, वामन बैंगन, ब्लैक ब्यूटी, गोल गहरे रंग वाला, मुक्तकेशी, रामनगर बैंगन, गुच्छे वाले बैंगन आदि। बैंगन सोलेनेसी कुल के सोलेनम मेलोंगना, सोलेनम मेलंजिना के अंतर्गत आता है। इसके विभिन्न किस्म वेर एस्क्युलेंटम, वर एस्क्युलेंटम, वेर सर्पेटिनम, वर सापेंटिनम और वेर डिप्रेसम जातियों के हैं। फल के पकने में काफी समय लगता है, अतः बीज की प्राप्ति के लिए किसी फल को चुनकर उसमें कुछ चिन्ह लगाकर पकने के लिए छोड़ देना चाहिए। बैंगन के फल और प्ररोह छिद्रक। ल्यूसिनोड आर्बोनेलिस, लूसिनोड्स ओबोनेलिस एक पतिंगा होता है जिसकी सूंडी कैटरपिलर छोटे तनों और फलों में छेद कर अंदर चली जाती है। इससे पेड़ मुरझाकर सूख जाते हैं, फल खाने योग्य नहीं रह जाता और कभी कभी सड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त तनों को तुरंत काटकर हटा देना और उसे जला देना चाहिए। रोपनी के पहले यदि पौधों पर कृमिनाशक धूल छिड़क दी जाए तो उससे भी सूंडी का असर नहीं होता। 1 मास के अंतराल पर फसल पर कृमिनाशक औषधि का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के पूर्व रोगग्रस्त भाग को काटकर निकालकर जला देना चाहिए। बैंगन की फसल के समाप्त हो जाने पर उसके ठूंठ में आग लगाकर जला देना चाहिए और 1 वर्ष तक उसमें बैंगन की फसल न बोनी चाहिए। बैंगन के तने का छिद्रक। यूजोफेरा पर्टिसेला नामक पतिंगे की सूंडी तने में छेद कर प्रवेश कर जाती और उसका गुदा खाती है, जिससे पौधों का बढ़ना रुक जाता और आक्रांत भाग सूख जाता है। इसके निवारण का उपाय भी वही है जो ऊपर दिया हुआ है। एपिलेछुआ बीटल्स नामक जंतु पौधों की नई और प्रौढ़ पत्तियों को खाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पौधों के आकार के अनुसार 5% BHC घूलन का प्रति एकड़ 10 से 20 पाउंड की दर से अथवा पाइरोडस 4000 का प्रति एकड़ 10 से 15 पाउंड की दर से छिड़काव किया जा सकता है।
इसकी लता तथा टहनियों को आश्रय देने की रीति और उनकी काट छांट दोनों ही आती हैं। पहली बात के सहारे पादपों को इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। आलंकारिक पादपों के लिए छंटाई करने वाले की इच्छा के अनुसार शंक्वाकार, गावदुम, छत्राकार, छत्रीनुमा आदि रूप दिया जा सकता है और कभी कभी तो उन्हें हाथी, घोड़े आदि का रूप भी दे दिया जाता है। परंतु फलों के वृक्षों को साधारणतः कलश या पुष्प पात्र का रूप दिया जाता है और केंद्रीय भाग को घना नहीं होने दिया जाता। छंटाई का उद्देश्य यह होता है कि पादप के प्रायः अनावश्यक भाग निकाल दिए जाएं, जिससे बचा हुआ भाग अधिक उत्पादन कर सके या अधिक सुंदर, पुष्ट और स्वस्थ हो जाए। कुछ फूलों में, जैसे गुलाब में, जड़ और टहनियों की छंटाई इसलिए की जाती है कि अधिक फूल लगे। कुछ में पुरानी लकड़ी इसलिए छांट दी जाती है कि ऐसी नई टहनियां जिन पर फूल लगते हैं। छंटाई में दुर्बल, रोगग्रस्त और घनी टहनियों को छांटकर निकाल दिया जाता है। हम अपने बगीचे में हमेशा ऑर्गेनिक खाद डालती हैं, जिसे वह खुद बनाती हैं। रसोई के कचरे को एक गड्ढे में डालती जाती हैं और 3-4 महीने में उससे खाद तैयार हो जाती है। उसको पानी में अच्छी प्रकार मिलाकर पौधों में डाल दी जाती हैं, जिससे पौधों को जरूरी विटामिनों की पूर्ति हो जाती है और पौधे जल्दी से ग्रो करते हैं एवं जल्दी से फलते फूलते हैं। बीज द्वारा फूल तथा तरकारी का उत्पादन सबसे साधारण विधि है। यह लैंगिक उत्पादन का उदाहरण है। फलों के पेड़ों में इस विधि से उगाए पौधों में अपने पिता की तुलना में बहुधा कुछ न कुछ परिवर्तन देखने में आता है। इसलिए पादपों की नवीन समुन्नत जातियों का उत्पादन कुछ गौण विधियों को छोड़कर लैंगिक विधि द्वारा ही संभव है। पादपों के अंकुरित होने पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है: बीज, पानी, उपलब्ध ऑक्सीजन, ताप और बीज की आयु तथा परिपक्वता। अंकुरण के सहायक अधिकांश बीज उचित रीति से बोने पर बड़ी सरलता से अंकुरित होते हैं, किंतु कुछ ऐसी जाति के बीज होते हैं जो बहुत समय में उगते हैं। प्रयोगों में देखा गया है कि एंजाइमों के घोलों में बीजों को कई घंटों भिगो रखने पर अधिक प्रतिशत बीज अंकुरित होते हैं। कभी कभी बीज के ऊपर के कठोर अस्थिवत छिलकों को नरम करने तथा उनके त्वकछेदन के लिए रासायनिक पदार्थों, क्षीण अम्ल या क्षार का भी प्रयोग किया जाता है। झड़परी, ब्लैकबेरी या रास्पबेरी आदि के बीजों के लिए सिरका बहुत लाभ पहुंचाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल 50% अथवा सांद्र कभी कभी अमरूद के लिए प्रयोग किया जाता है। 2-3 से लेकर 20 मिनट तक बीज अम्ल में भिगो दिया जाता है। स्वीट पी के बीज को, जो शीघ्र नहीं जमता, अर्धसांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 30 मिनट तक रख सकते हैं। यह उपचार बीज के ऊपर के कठोर छिलके को नरम करने के लिए या फटने में सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। परंतु प्रत्येक दशा में उपचार के बाद बीज को पानी से भली भांति धो डालना आवश्यक है। जिन बीजों के छिलके इतने कठोर होते हैं कि साधारण रीतियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए यांत्रिक सहायता लेनी चाहिए। बहुधा रेतने, मुतरने या छेद करने का भी प्रयोग, जैसे बैजंती ओकेना में, किया जाता है। बोए जाने पर बीज संतोषप्रद रीति से उगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस बीज को किस समय बोना चाहिए। कुछ बीजों के उगने में बहुत समय की आवश्यकता होती है या वे विशेष ऋतु में उगते हैं और इससे पहले कि वे उगना प्रारंभ करें, लोग बहुधा उन्हें निकम्मा समझ बैठते हैं। इससे बचने के लिए ही बात नहीं, अपितु थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में बीज बोना चाहिए। कलम लगाने का कार्य वैसे तो किसी महीने में किया जा सकता है, फिर भी यदि ऋतु अनुकूल हो और साथ ही अन्य आवश्यक परिस्थितियां भी अनुकूल हो, तो अधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है। यह आवश्यक है कि जुड़ने वाले अंग चिपक कर बैठें। उपरोपिका का एधास्तर मूल वृंत के एधास्तर को पूर्ण रूप से स्पर्श करे। वसंत ऋतु के प्रारंभ में यह स्तर अधिकतम सक्रिय हो जाता है। इस ऋतु में उसके अंकुए बढ़ने लगते हैं और किशले, नए पत्ते प्रस्फुटित होते हैं। जिन देशों में गर्मी के बाद पावस मानसून से पानी बरसता है, वहां गर्मी की शुष्क ऋतु के बाद बरसात आते ही क्रियाशीलता का द्वितीय काल आता है। इन दोनों ऋतुओं में क्षत सर्वाधिक शीघ्र पूर्ता है तथा मूल वृंत एवं उपरोपिका का संयोग सर्वाधिक निश्चित होता है। पतझड़ वाले पादपों में कलम उस समय लगाई जाती है जब वे सुप्तावस्था में होते हैं। पादपों को उचित आहार मिलना सबसे महत्व की बात है। फल और तरकारी अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करते हैं।
फल वाले वृक्ष तथा तरकारी के पादपों को अन्य पादपों के सदृश ही अपनी वृद्धि के लिए कई प्रकार के आहार अवयवों की आवश्यकता होती है जो साधारणतः पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। परंतु कोई अवयव पादप को कितना मिल सकेगा यह कई बातों पर निर्भर है। जैसे वह अवयव मिट्टी में किस खनिज के रूप में विद्यमान है, मिट्टी का कितना अंश कलार्ट के रूप में है, मिट्टी में आर्द्रता कितनी है और उसकी अम्लता पीएच कितनी है। अधिकांश फसलों के लिए भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम डालना उपयोगी पाया गया है, क्योंकि ये तत्व विभिन्न फसलों द्वारा न्यूनाधिक मात्रा में निकल जाते हैं। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि भूमि के इन तत्वों का संतुलन पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही रहे। किसी एक तत्व के बहुत अधिक मात्रा में डालने से दूसरे तत्वों में कमी या असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे उपज में कमी आ सकती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को इतनी विभिन्न मात्राओं में पानी की आवश्यकता होती है कि इनके लिए कोई व्यापक नियम नहीं बनाया जा सकता। कितना पानी दिया जाए और कब दिया जाए, यह इस पर निर्भर है कि कौन सा पौधा है और ऋतु क्या है। गमले में लगे पौधों को सूखी ऋतु में प्रतिदिन पानी देना आवश्यक है। सभी पादपों के लिए भूमि को निरंतर नम रहना चाहिए जिससे उनकी वृद्धि न रुके। फलों के भी समुचित विकास के लिए निरंतर पानी की आवश्यकता रहती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि भूमि में नमी मात्रा इतनी कम कभी न हो कि पौधे मुरझा जाएं और फिर पनप न सके। अच्छी सिंचाई वही है जिसमें पानी कम से कम मात्रा में डालकर भी अच्छी फसल की जाए या अच्छी से अच्छी बागवानी की जाए। फसलों में कई खराबी भी हो जाती हैं। यह खराबी कई कारणों से हो सकती है। ऊपरी सतह पर से पानी के बह जाने से, अनावश्यक गहराई तक घुस जाने से, ऊपरी सतह से भाप बनकर उड़ जाने से तथा घास फूस द्वारा आवश्यक पानी खींच जाने से। पंक्तियों में लगी हुई तरकारियों की बगल को बगल की नालियों द्वारा सींचना सरल है। छोटे वृक्ष थाला बनाकर सींचे जा सकते हैं। थाले इस प्रकार आयोजित हों कि पादपों के मूल तक की भूमि सिंच जाए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ते जाएं, थालों के वृत्त को बढ़ाते जाना चाहिए। बड़े से बड़े वृक्षों की सिंचाई के लिए नालियों की पद्धति ही कुछ परिवर्तित रूप में उपयोगी होती है। बुद्धिमत्तापूर्ण सिंचाई के लिए वृक्षों तथा भूमि की स्थिति पर ध्यान रखना परम आवश्यक है। विशेष यंत्रों से, जैसे प्रसारमापी, टेंसियोमीटर तथा जिप्सम परिचालक इष्टिकाओं, जिप्सम कंडक्टेंस ब्लॉक को भूमि के भीतर रखकर भूमि की आर्द्रता नापी जा सकती है। भूमि की नमी जानने के लिए पेंचदार बर्मा औथक का भी उपयोग हो सकता है। पादपों को उचित आहार मिलना सबसे महत्व की बात है। फल और तरकारी अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करते हैं। फल वाले वृक्ष तथा तरकारी के पादपों को अन्य पादपों के सदृश ही अपनी वृद्धि के लिए कई प्रकार के आहार अवयवों की आवश्यकता होती है जो साधारणतः पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। परंतु कोई अवयव पादप को कितना मिल सकेगा यह कई बातों पर निर्भर है। जैसे वह अवयव मिट्टी में किस खनिज के रूप में विद्यमान है, मिट्टी का कितना अंश कलार्ट के रूप में है, मिट्टी में आर्द्रता कितनी है और उसकी अम्लता पीएच कितनी है। अधिकांश फसलों के लिए भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम डालना उपयोगी पाया गया है, क्योंकि ये तत्व विभिन्न फसलों द्वारा न्यूनाधिक मात्रा में निकल जाते हैं। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि भूमि के इन तत्वों का संतुलन पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही रहे। किसी एक तत्व के बहुत अधिक मात्रा में डालने से दूसरे तत्वों में कमी या असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे उपज में कमी आ सकती है। जिस भूमि में सुलभ पोटेशियम की मात्रा बहुत ही कम होती है उसमें पोटेशियम देने पर दर्शनीय अंतर पड़ता है, जो उपज की वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है। पोटेशियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड ही साधारणतः खाद के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनमें से प्रत्येक में लगभग 50% पोटेशियम ऑक्साइड होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 44% पोटेशियम ऑक्साइड होता है, साथ में 13% नाइट्रोजन भी रहता है। जीवजनित खादों में भी 50% या अधिक पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है। ग्वार की खेती। ग्वार फली स्वाद में मीठी एवं फीकी हो सकती है। यह पाचन में भारी होती है। यह शीतल प्रकृति की और ठंडक देने वाली है, अतः इसके ज्यादा सेवन से कफ की शिकायत हो सकती है, परंतु ग्वार शुष्क क्षेत्रों के लिए एक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन है। ग्वार फली में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होते हैं।
यह भोजन में अरुचि को दूर करके भूख को बढ़ाने वाली होती है। इसके सेवन से मांसपेशियां मजबूत बनाती है। ग्वार फली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ग्वार फली मधुमेह के रोगी के लिए भी लाभदायक है। यह शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है, पित्त को खत्म करने वाली है। ग्वारफली की सब्जी खाने से रतौंधी का रोग दूर हो जाता है। ग्वारफली को पीसकर पानी के साथ मिलाकर मोच या चोट वाली जगह पर इस लेप को लगाने से आराम मिलता है। मोठ मूंग की तरह का एक प्रकार का मोटा अन्न है जो वनमूंग भी कहा जाता है। यह प्रायः सारे भारत में होता है। इसकी बुआई ग्रीष्म ऋतु के अंत या वर्षा के आरंभ में और कटाई खरीफ की फसल के साथ जाड़े के आरंभ में होती है। यह बहुत ही साधारण कोटि की भूमि में भी बहुत अच्छी तरह होता है और प्रायः बाजरे के साथ बोया जाता है। अधिक वर्षा से यह खराब हो जाता है। इसकी फलियों में जो दाने निकलते हैं उनकी दाल बनती है। यह दाल साधारण दालों की भांति खाई जाती है और मंदाग्नि अथवा ज्वर में पथ्य की भांति भी दी जाती है। वैद्यक में इसे गरम, कसैली, मधुर, शीतल, मलरोधक, पथ्य, रुचिकारी, हल्की, बादी, कृमिजनक तथा रक्तपित्त, कफ, वाव, गुद, कील, वायुगोले, ज्वर, दाह और क्षय रोग की नाशक माना है। इसकी जड़ मादक और विषैली होती है। इसकी लता तथा टहनियों को आश्रय देने की रीति और उनकी काट छांट दोनों ही आती हैं। पहली बात के सहारे पादपों को इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। आलंकारिक पादपों के लिए छंटाई करने वाले की इच्छा के अनुसार शंक्वाकार, गावदुम, छत्राकार, छत्रीनुमा आदि रूप दिया जा सकता है और कभी कभी तो उन्हें हाथी, घोड़े आदि का रूप भी दे दिया जाता है। परंतु फलों के वृक्षों को साधारणतः कलश या पुष्प पात्र का रूप दिया जाता है और केंद्रीय भाग को घना नहीं होने दिया जाता। छंटाई का उद्देश्य यह होता है कि पादप के प्रायः अनावश्यक भाग निकाल दिए जाएं जिससे बचा हुआ भाग अधिक उत्पादन कर सके या अधिक सुंदर, पुष्ट और स्वस्थ हो जाए। कुछ फूलों में, जैसे गुलाब में, जड़ और टहनियों की छंटाई इसलिए की जाती है कि अधिक फूल लगे। कुछ में पुरानी लकड़ी इसलिए छांट दी जाती है कि ऐसी नई टहनियां जिन पर फूल लगते हैं। छंटाई में दुर्बल, रोगग्रस्त और घनी टहनियों को छांटकर निकाल दिया जाता है। हम अपने बगीचे में हमेशा ऑर्गेनिक खाद डालती हैं, जिसे वह खुद बनाती हैं। रसोई के कचरे को एक गड्ढे में डालती जाती हैं और 3-4 महीने में उससे खाद तैयार हो जाती है। उसको पानी में अच्छी प्रकार मिलाकर पौधों में डाल दी जाती हैं, जिससे पौधों को जरूरी विटामिनों की पूर्ति हो जाती है और पौधे जल्दी से ग्रो करते हैं एवं जल्दी से फलते फूलते हैं। बीज द्वारा फूल तथा तरकारी का उत्पादन सबसे साधारण विधि है। यह लैंगिक उत्पादन का उदाहरण है। फलों के पेड़ों में इस विधि से उगाए पौधों में अपने पिता की तुलना में बहुधा कुछ न कुछ परिवर्तन देखने में आता है। इसलिए पादपों की नवीन समुन्नत जातियों का उत्पादन कुछ गौण विधियों को छोड़कर लैंगिक विधि द्वारा ही संभव है। पादपों के अंकुरित होने पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है: बीज, पानी, उपलब्ध ऑक्सीजन, ताप और बीज की आयु तथा परिपक्वता। अंकुरण के सहायक अधिकांश बीज उचित रीति से बोने पर बड़ी सरलता से अंकुरित होते हैं, किंतु कुछ ऐसी जाति के बीज होते हैं जो बहुत समय में उगते हैं। प्रयोगों में देखा गया है कि एंजाइमों के घोलों में बीजों को कई घंटों भिगो रखने पर अधिक प्रतिशत बीज अंकुरित होते हैं। कभी कभी बीज के ऊपर के कठोर अस्थिवत छिलकों को नरम करने तथा उनके त्वकछेदन के लिए रासायनिक पदार्थों, क्षीण अम्ल या क्षार का भी प्रयोग किया जाता है। झड़परी, ब्लैकबेरी या रेस्पबेरी आदि के बीजों के लिए सिरका बहुत लाभ पहुंचाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल 50% अथवा सांद्र कभी कभी अमरूद के लिए प्रयोग किया जाता है। 2-3 से लेकर 20 मिनट तक बीज अम्ल में भिगो दिया जाता है। स्वीट पी के बीज को, जो शीघ्र नहीं जमता, अर्धसांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 30 मिनट तक रख सकते हैं। यह उपचार बीज के ऊपर के कठोर छिलके को नरम करने के लिए या फटने में सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। परंतु प्रत्येक दशा में उपचार के बाद बीज को पानी से भली भांति धो डालना आवश्यक है। जिन बीजों के छिलके इतने कठोर होते हैं कि साधारण रीतियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए यांत्रिक सहायता लेनी चाहिए। बहुधा रेतने, मुतरने या छेद करने का भी प्रयोग, जैसे बैजंती ओकैना में, किया जाता है। बोए जाने पर बीज संतोषप्रद रीति से उगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस बीज को किस समय बोना चाहिए।
कुछ बीजों के उगने में बहुत समय की आवश्यकता होती है या वे विशेष ऋतु में उगते हैं और इससे पहले कि वे उगना प्रारंभ करें, लोग बहुधा उन्हें निकम्मा समझ बैठते हैं। इससे बचने के लिए ही बात नहीं, अपितु थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में बीज बोना चाहिए। कलम लगाने का कार्य वैसे तो किसी महीने में किया जा सकता है, फिर भी यदि ऋतु अनुकूल हो और साथ ही अन्य आवश्यक परिस्थितियां भी अनुकूल हों, तो अधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है। यह आवश्यक है कि जुड़ने वाले अंग चिपक कर बैठें। उपरोपिका का एधास्तर मूल वृंत के एधास्तर को पूर्ण रूप से स्पर्श करे। वसंत ऋतु के प्रारंभ में यह स्तर अधिकतम सक्रिय हो जाता है। इस ऋतु में उसके अंकुए बढ़ने लगते हैं और किशले, नए पत्ते प्रस्फुटित होते हैं। जिन देशों में गर्मी के बाद पावस मानसून से पानी बरसता है, वहां गर्मी की शुष्क ऋतु के बाद बरसात आते ही क्रियाशीलता का द्वितीय काल आता है। इन दोनों ऋतुओं में क्षत सर्वाधिक शीघ्र पूर्ता है तथा मूल वृंत एवं उपरोपिका का संयोग सर्वाधिक निश्चित होता है। पतझड़ वाले पादपों में कलम उस समय लगाई जाती है जब वे सुप्तावस्था में होते हैं। पादपों को उचित आहार मिलना सबसे महत्व की बात है। फल और तरकारी अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करते हैं। फल वाले वृक्ष तथा तरकारी के पादपों को अन्य पादपों के सदृश ही अपनी वृद्धि के लिए कई प्रकार के आहार अवयवों की आवश्यकता होती है, जो साधारणतः पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। परंतु कोई अवयव पादप को कितना मिल सकेगा, यह कई बातों पर निर्भर है। जैसे वह अवयव मिट्टी में किस खनिज के रूप में विद्यमान है, मिट्टी का कितना अंश कलाट के रूप में है, मिट्टी में आर्द्रता कितनी है और उसकी अम्लता पीएच कितनी है। अधिकांश फसलों के लिए भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम डालना उपयोगी पाया गया है, क्योंकि ये तत्व विभिन्न फसलों द्वारा न्यूनाधिक मात्रा में निकल जाते हैं। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि भूमि के इन तत्वों का संतुलन पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही रहे। किसी एक तत्व के बहुत अधिक मात्रा में डालने से दूसरे तत्वों में कमी या असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे उपज में कमी आ सकती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को इतनी विभिन्न मात्राओं में पानी की आवश्यकता होती है कि इनके लिए कोई व्यापक नियम नहीं बनाया जा सकता। कितना पानी दिया जाए और कब दिया जाए, यह इस पर निर्भर है कि कौन सा पौधा है और ऋतु क्या है। गमले में लगे पौधों को सूखी ऋतु में प्रतिदिन पानी देना आवश्यक है। सभी पादपों के लिए भूमि को निरंतर नम रहना चाहिए, जिससे उनकी वृद्धि न रुके। फलों के भी समुचित विकास के लिए निरंतर पानी की आवश्यकता रहती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि भूमि में नमी मात्रा इतनी कम कभी न हो कि पौधे मुरझा जाएं और फिर पनप न सके। अच्छी सिंचाई वही है जिसमें पानी कम से कम मात्रा में डालकर भी अच्छी फसल की जाए या अच्छी से अच्छी बागवानी की जाए। फसलों में कई खराबी भी हो जाती हैं। यह खराबी कई कारणों से हो सकती है। ऊपरी सतह पर से पानी के बह जाने से, अनावश्यक गहराई तक घुस जाने से, ऊपरी सतह से भाप बनकर उड़ जाने से तथा घास फूस द्वारा आवश्यक पानी खींच जाने से। पंक्तियों में लगी हुई तरकारियों की बगल को बगल की नालियों द्वारा सींचना सरल है। छोटे वृक्ष थाला बनाकर सींचे जा सकते हैं। थाले इस प्रकार आयोजित हों कि पादपों के मूल तक की भूमि सिंच जाए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ते जाएं, थालों के वृत्त को बढ़ाते जाना चाहिए। बड़े से बड़े वृक्षों की सिंचाई के लिए नालियों की पद्धति ही कुछ परिवर्तित रूप में उपयोगी होती है। बुद्धिमत्तापूर्ण सिंचाई के लिए वृक्षों तथा भूमि की स्थिति पर ध्यान रखना परम आवश्यक है। विशेष यंत्रों से, जैसे प्रसारमापी टेंसियोमीटर तथा जिप्सम परिचालक इष्टिकाओं, जिप्सम कंडक्टेंस ब्लॉक को भूमि के भीतर रखकर भूमि की आर्द्रता नापी जा सकती है। भूमि की नमी जानने के लिए पेंचदार बर्मा औथक का भी उपयोग हो सकता है। पादपों को उचित आहार मिलना सबसे महत्व की बात है। फल और तरकारी अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करते हैं। फल वाले वृक्ष तथा तरकारी के पादपों को अन्य पादपों के सदृश ही अपनी वृद्धि के लिए कई प्रकार के आहार अवयवों की आवश्यकता होती है, जो साधारणतः पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। परंतु कोई अवयव पादप को कितना मिल सकेगा, यह कई बातों पर निर्भर है। जैसे वह अवयव मिट्टी में किस खनिज के रूप में विद्यमान है, मिट्टी का कितना अंश कलाट के रूप में है, मिट्टी में आर्द्रता कितनी है और उसकी अम्लता पीएच कितनी है।
अधिकांश फसलों के लिए भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम डालना उपयोगी पाया गया है, क्योंकि ये तत्व विभिन्न फसलों द्वारा न्यूनाधिक मात्रा में निकल जाते हैं। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि भूमि के इन तत्वों का संतुलन पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही रहे। किसी एक तत्व के बहुत अधिक मात्रा में डालने से दूसरे तत्वों में कमी या असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे उपज में कमी आ सकती है। जिस भूमि में सुलभ पोटेशियम की मात्रा बहुत ही कम होती है, उसमें पोटेशियम देने पर दर्शनीय अंतर पड़ता है, जो उपज की वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है। पोटेशियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड ही साधारणतः खाद के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनमें से प्रत्येक में लगभग 50% पोटेशियम ऑक्साइड होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 44% पोटेशियम ऑक्साइड होता है, साथ में 13% नाइट्रोजन भी रहता है। जीवजनित खादों में भी 50% या अधिक पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है। ग्वार की खेती। ग्वार फली स्वाद में मीठी एवं फीकी हो सकती है। यह पाचन में भारी होती है। यह शीतल प्रकृति की और ठंडक देने वाली है, अतः इसके ज्यादा सेवन से कफ की शिकायत हो सकती है, परंतु ग्वार शुष्क क्षेत्रों के लिए एक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन है। ग्वार फली में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होते हैं। यह भोजन में अरुचि को दूर करके भूख को बढ़ाने वाली होती है। इसके सेवन से मांसपेशियां मजबूत बनाती है। ग्वार फली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ग्वार फली मधुमेह के रोगी के लिए भी लाभदायक है। यह शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है, पित्त को खत्म करने वाली है। ग्वार फली की सब्जी खाने से रतौंधी का रोग दूर हो जाता है। ग्वार फली को पीसकर पानी के साथ मिलाकर मोच या चोट वाली जगह पर इस लेप को लगाने से आराम मिलता है। मोठ मूंग की तरह का एक प्रकार का मोटा अन्न है, जो वनमूंग भी कहा जाता है। यह प्रायः सारे भारत में होता है। इसकी बुआई ग्रीष्म ऋतु के अंत या वर्षा के आरंभ में और कटाई खरीफ की फसल के साथ जाड़े के आरंभ में होती है। यह बहुत ही साधारण कोटि की भूमि में भी बहुत अच्छी तरह होता है और प्रायः बाजरे के साथ बोया जाता है। अधिक वर्षा से यह खराब हो जाता है। इसकी फलियों में जो दाने निकलते हैं, उनकी दाल बनती है। यह दाल साधारण दालों की भांति खाई जाती है और मंदाग्नि अथवा ज्वर में पथ्य की भांति भी दी जाती है। वैद्यक में इसे गरम, कसैली, मधुर, शीतल, मलरोधक, पथ्य, रुचिकारी, हल्की, बादी, कृमिजनक तथा रक्तपित्त, कफ, वाव, गुद, कील, वायुगोले, ज्वर, दाह और क्षय रोग की नाशक माना है। इसकी जड़ मादक और विषैली होती है।
प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दे।